सैन डिएगो की सड़क पर कैल और उसकी बहन बेकी भागे जा रहे हैं। वो दोनों घर से इसलिए भागे हैं क्योंकि बेकी 6 महीने की प्रेग्नेंट है और उनके माता पिता ने इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। कार में बैठी बेकी अपने फैसले पर संदेह करने लगती है और तभी उसे अचानक उल्टी आने लगती है। कैल गाड़ी रोकता है पास में एक चर्च के पास ताकि बेकी उल्टी कर सके। जब वे वापस गाड़ी में बैठने ही वाले होते हैं, बेकी कहती है कि उसे किसी छोटे लड़के की आवाज सुनाई दी है जो ऊंची घास में मदद के लिए चिल्ला रहा है। कैल गाड़ी को चर्च के पास पार्क करता है और दोनों भाई बहन आवाज का जवाब देने लगते हैं। बातचीत से उन्हें पता चलता है कि वो लड़का कई दिनों से उस घास में फंसा हुआ है। उसी वक्त औरत की आवाज भी सुनाई देती है जो लड़के को चिल्लाना बंद करने को कह रही होती है। आवाज की दूरी से कैल को लगता है कि वो लड़का सड़क के पास ही है, इसलिए वो घास में जाकर मदद करने का फैसला करता है। बेकी भी उसके पीछे पीछे जाती है और आपातकाल नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाती है उसका मोबाइल सिग्नल चला जाता है। फोन नीचे रखते ही बेकी को एहसास होता है कि उसने कैल को घास में कहीं खो दिया है। वो जोर से बोलकर उसे आवाज देती है और कहती है कि उन्हें वापस गाड़ी के पास लौट जाना चाहिए क्योंकि कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। पहले उन्हें एक दूसरे को ढूंढना होगा। फिर दोनों फैसला करते हैं कि वो कूदकर एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहली छलांग में वे एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन दूसरी छलांग में बिना हिले डुले वे अचानक बहुत दूर हो जाते हैं। इसी दौरान बेकी कीचड़ में गिर जाती है और घबराया हुआ कैल उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन अब कैल खुद कीचड़ में फंस जाता है और वहां उसे एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है, फ्रेडी, जिसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। ऐसा लगता है कि वो यहाँ काफी समय से मरा पड़ा है। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन दोनों भाई बहन न एक दूसरे को ढूंढ पाते हैं न ही उस घास से बाहर निकल पाते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है वे मान लेते हैं कि वो इस घास के मैदान में फंस चुके हैं। बेकी दोबारा कैल को आवाज देती है, लेकिन बहुत थक चुकी होती है, इसलिए वो बैठकर इंतजार करने लगती है कि कैल उसे ढूंढे। तभी घास के बीच से एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो कोई भूत नहीं बल्कि एक आदमी होता है, रॉस नाम का। वो कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है। रॉस बताता है कि उसने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन अभी तक गया नहीं क्योंकि वो अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा है, उसी बेटे की आवाज जो भाई बहन ने पहले सुनी थी। बेकी रॉस पर पूरा भरोसा नहीं करती, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो उसकी मदद लेने के लिए राजी हो जाती है। दोनों साथ में कैल को ढूंढने निकलते हैं। उधर कैल लगातार बेकी को आवाज देता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह निराश होकर बैठा ही होता है कि अचानक कोई चीज उसे चौंका देती है। वो छोटा लड़का टोबिन होता है, वही जिसने पहले मदद के लिए चिल्लाया था। टोबिन कैल को सांत्वना देता है और कहता है, मरे हुए लोगों को ढूंढना आसान होता है। ये सुनकर कैल घबरा जाता है और पूछता है, क्या तुमने हमें यहाँ बुलाया था? टोबिन कहता है कि नहीं, बल्कि वो और उसका परिवार भी इसी तरह यहाँ आए थे क्योंकि उन्होंने भी किसी आदमी की मदद की आवाज सुनी थी और अब उसे यह भी याद नहीं कि वो लोग यहाँ कब से हैं। टोबिन फिर कहता है कि बेकी जल्दी ही मरने वाली है। कैल हैरान हो जाता है कि ये लड़का कैसे जानता है कि बेकी उसकी बहन है। टोबिन जवाब देता है, पत्थर ने मुझे सब सच बताया। इसके बाद टोबिन कैल को बेकी तक ले जाने लगता है। उधर रॉस और बेकी बातचीत करते हैं और रॉस बेकी के बच्चे के बारे में पूछता है। वो अंदाजा लगाता है कि बच्चे का पिता उसके साथ नहीं है। चलते चलते बेकी जमीन पर कुछ दवाइयों की बोतलें और कैंची देखती है और सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ गई। जब वो दोबारा देखती है तो पाती है कि रॉस वहाँ है ही नहीं। अब बेकी उसे पुकारने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो कैल को पुकारने लगती है। तभी अचानक कोई चीज उसे पकड़ लेती है और खींचते हुए घास के अंदर ले जाती है। इधर टोबिन कैल को एक जगह ले जाता है जहां घास नहीं है और बीच में एक विशाल रहस्यमयी काला पत्थर रखा हुआ है। टोबिन कहता है, इस पत्थर को छुओ, तब सब समझ में आएगा। जैसे ही कैल पास जाता है उसे आदिवासी मंत्रों जैसी फुसफुसाती आवाजें सुनाई देती हैं। कैल पत्थर को छूने ही वाला होता है कि तभी बेकी की चीख सुनाई देती है। टोबिन उसे चेतावनी देता है, वहां मत जाओ, लेकिन कैल बेकी की आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अचानक माहौल बदल जाता है। अब एक साफ सुथरा दिन दिखाया जाता है जहां एक ट्रक एक गैस स्टेशन पर रुकता है, उसी सड़क पर जहां चर्च है। यह ट्रक चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बेकी का एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेविस है, जो दोनों भाई बहन को ढूंढने आया है। जब उसे ट्रेन स्टेशन पर कुछ नहीं मिलता तो वह आगे बढ़ता है और चर्च के पास बेकी और कैल की कार खड़ी देखता है। जब वो कार के अंदर झांकता है तो देखता है कि उसमें धूल और कीड़े भरे हुए हैं, जैसे वो गाड़ी हफ्तों से वहां पड़ी हो। ट्रेविस, बेकी और कैल को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। वो चर्च के अंदर जाता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। बाहर आते समय उसे जमीन पर एक किताब दिखाई देती है। जब वो किताब उठाता है
तो उस पर बेकी का नाम लिखा होता है। उसे शक होता है कि दोनों भाई बहन लंबी घास वाले खेत में गए होंगे, इसलिए ट्रेविस भी घास के अंदर चला जाता है। वो घास को मोड़कर और सूरज की दिशा देखकर रास्ता याद रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, घास फिर से सीधी खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में ट्रेविस को महसूस होता है कि सूरज अब सही जगह पर नहीं है। सब कुछ अजीब लगने के बावजूद वो आगे बढ़ता रहता है। रात हो जाती है और थककर वो जमीन पर लेटकर बेकी की फोटो देखने लगता है। तभी अचानक कुछ उसे चौंका देता है। टोबिन, वो लड़का, अचानक सामने आ जाता है। घास में फुसफुसाहटें और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। टोबिन न सिर्फ ट्रेविस का नाम जानता है, बल्कि ये भी कहता है कि वो बेकी को ढूंढ रहा है। फिर वो कहता है कि वो उसे बेकी तक ले जा सकता है। ट्रेविस तुरंत उसके पीछे चल देता है, लेकिन जो चीज वो देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है। बेकी की लाश घास के बीचों बीच पड़ी होती है। ट्रेविस उसे गले लगाकर रोने लगता है। टोबिन कहता है कि घास मरे हुए लोगों को नहीं हिलाती, जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। ट्रेविस जब ऊपर देखता है तो टोबिन वहां से गायब होता है। अगली सुबह ट्रेविस उठता है और देखता है कि बेकी की लाश अब भी उसके पास है। वो उसकी गर्दन से एक लॉकेट उठाता है और आगे बढ़ता है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो मदद के लिए चिल्लाता है। जवाब में टोबिन की आवाज आती है, लेकिन जो टोबिन आता है वो साफ सुथरा और बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा होता है। उसके साथ उसकी मां नताली, पिता रॉस और उनका कुत्ता फ्रेडी भी होते हैं। इससे पता चलता है कि ये घास वाला खेत किसी तरह के टाइम लूप में फंसा हुआ है। अचानक फ्रेडी दौड़ता हुआ घास में चला जाता है और टोबिन उसके पीछे भागता है, जबकि नताली उसे मना करती रहती है। ट्रेविस समझ जाता है कि टोबिन अभी अभी इस घास से बाहर आया था और अब वह फिर से इसमें जा रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। नताली को लगता है कि उसे टोबिन की आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए वह अपने परिवार से अलग होकर उसे ढूंढने निकल जाती है। रात होते होते रॉस अकेला अपने परिवार को ढूंढता हुआ उस रहस्यमयी पत्थर तक पहुंच जाता है। अगली सुबह टोबिन फिर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और इस बार बेकी और कैल कार के पास खेत के बाहर होते हैं, लेकिन अब ट्रेविस भी घास के अंदर मौजूद है। जब ट्रेविस को बेकी की आवाज सुनाई देती है, वो उसका नाम पुकारता है और दोनों भाई बहन हैरान रह जाते हैं कि वो वहां कैसे है। ट्रेविस बताता है कि वो उन्हें ढूंढने आया था, जिस पर बेकी को यकीन नहीं होता। तभी उन्हें टोबिन की आवाज सुनाई देती है। ट्रेविस उस आवाज का पीछा करता है और आखिरकार टोबिन को ढूंढ लेता है। बेकी भी पीछे पीछे आती है और ट्रेविस से मिलती है, जिससे माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। थोड़ी ही देर में कैल भी वहां पहुंच जाता है और साफ दिखता है कि उसे ट्रेविस का वहां होना अच्छा नहीं लग रहा। उसी वक्त उन्हें फ्रेडी की लाश दिखाई देती है। अब और भी भ्रम की स्थिति बन जाती है जब ट्रेविस बताता है कि बेकी और कैल पिछले 2 महीने से गायब हैं, जबकि उन्हें लगता है कि वे सिर्फ 2 दिन पहले ही घर से निकले थे। तभी बेकी को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ट्रेविस तब टोबिन को अपने कंधों पर बिठा लेता है ताकि वो ऊंचाई से कोई रास्ता देख सके और उन्हें बाहर निकाल सके। सौभाग्य से उन्हें दूर एक इमारत दिखाई देती है, जिसकी ओर वे सभी चलना शुरू करते हैं। चलते चलते कैल ट्रेविस से पूछता है कि क्या उसने किसी को बताया था कि वे कहां जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें ढूंढने आएगा। लेकिन ट्रेविस निराशा से जवाब देता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। इसी दौरान बेकी के पेट में अचानक तेज दर्द होता है। ट्रेविस चिंतित होकर पूछता है कि बच्चा कैसा है। बेकी बताती है कि वह एक लड़की है और ट्रेविस को उसका मूवमेंट महसूस करने देती है। तभी अचानक एक फोन बजता है और सब चौंक जाते हैं जब कॉल पर एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो बेकी जैसी ही है, जो रोते हुए कह रही होती है, कृपया कैल को ट्रेविस को चोट पहुंचाने मत देना, वरना हम बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। यह सब सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वे आगे बढ़ते रहने का फैसला करते हैं, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें घास के अंदर से देख रहा है। कुछ कदम चलने के बाद बेकी फिसलकर कीचड़ में गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है, उसे कुछ रहस्यमयी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। एक बच्चा, ऊंची घास और कुछ अजनबी लोग जो उसकी ओर आ रहे हैं। ये सब देखकर वह डर के मारे बेहोश हो जाती है। कैल और ट्रेविस उसके पास दौड़कर आते हैं, लेकिन उसी वक्त रॉस भी वहां आ जाता है और मदद करने की पेशकश करता है। वह कहता है कि वह उन्हें बाहर निकाल सकता है। ट्रेविस उसे उस इमारत के बारे में बताता है जो उन्होंने पहले देखी थी और वह फिर से टोबिन को कंधे पर उठाता है ताकि वह दिशा देख सके। लेकिन इस बार टोबिन को कोई इमारत नहीं दिखती, सिर्फ घास ही घास होती है। फिर वे सब चलते रहते हैं और एक बार फिर उसी रहस्यमयी पत्थर तक पहुंच जाते हैं। इस बार वे देखते हैं कि पत्थर पर कुछ अजीब तरह की नक्काशियां बनी हैं। रॉस को जैसे पहले से पता होता है कि ये किसी उच्च ज्ञान, हायर नॉलेज को दर्शाती है। वह उसे छूकर यह बात समझाने लगता है। सभी को रॉस का बर्ताव बेहद अजीब और डरावना लगता है। वह कैल से भी कहता है कि वो भी पत्थर को छुए ताकि उसे भी वही ज्ञान मिल सके। लेकिन तभी नताली, रॉस की पत्नी, घास से बाहर आ जाती है और उसे रोक देती है। वो अपने ही पति से डरी हुई लगती है,
और बाकी सबको चेतावनी देती है कि रॉस झूठ बोल रहा है। वो बताती है कि उसने पहले भी बेकी और रॉस को देखा है, लेकिन उस समय बेकी जिंदा नहीं थी और रॉस ने नताली को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। रॉस इन बातों को झुठलाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच बेकी को फिर से वही डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इस बार वो घास के बीच रॉस को एक डरावने, अलौकिक, सुपरनैचुरल रूप में देखती है। डर से कांपती हुई बेकी तुरंत ट्रेविस और कैल से कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और अभी वे नताली और टोबिन को साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉस अब भी सबको उस रहस्यमयी पत्थर को छूने के लिए बहकाने की कोशिश कर रहा होता है। ट्रेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे बहस शुरू हो जाती है, जो जल्दी ही हाथापाई में बदल जाती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, बेकी कैल से कहती है कि वो ट्रेविस की मदद करे, लेकिन कैल इनकार कर देता है। लड़ाई के दौरान रॉस बार बार ट्रेविस से कहता है कि वह पत्थर को छुए और आखिरकार वह ट्रेविस पर हावी होकर लड़ाई जीत लेता है। इसके बाद रॉस पूरी तरह से पागल हो जाता है और नताली पर हमला कर देता है। अपने नंगे हाथों से उसका सिर कुचलकर उसे मार देता है। अब यह साफ हो जाता है कि रॉस मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। बाकी सब लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं और उन्हें फ्रीडी दिखता है तो वे उसके पीछे पीछे चलते हैं और एक पुरानी सुनसान इमारत तक पहुंच जाते हैं। इमारत के अंदर पहुंचने पर ट्रेविस और कैल एक दूसरे को इस सब का दोष देने लगते हैं। कैल ट्रेविस पर बेकी को छोड़ देने का आरोप लगाता है और कहता है कि वह चाहता था कि बेकी गर्भपात करवा ले। ट्रेविस जवाब में कहता है कि कैल के अपनी बहन बेकी के लिए अनुचित इरादे हैं, जिससे गुस्से में आकर कैल उसे घूंसा मार देता है और दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। इसी बीच रॉस वहां पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। पूरा ग्रुप तुरंत सीढ़ियों से ऊपर छत पर चला जाता है और वहां से चारों ओर देखने लगता है। उन्हें दूर उस मैदान के पार चर्च दिखाई देता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए फिर से उसी घास के मैदान से होकर जाना पड़ेगा। वे कोई और रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। तभी ट्रेविस को फ्रीडी दौड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह घास में घुसता है वह गायब हो जाता है। इससे उन्हें लगता है कि टाइम लूप में कोई छेद है जिससे बाहर निकला जा सकता है, और संकेत ढूंढने की कोशिश में ट्रेविस छत की किनारी पर खड़े होकर घास के मैदान को गौर से देखने लगता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह फिसल जाता है। कैल ये सब देखता है लेकिन कुछ नहीं करता। ट्रेविस नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये सब टोबिन देख रहा होता है। कैल जब देखता है कि टोबिन वहां है तो वह सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त रॉस पास आने लगता है। बाकी ग्रुप फिर से भागने लगता है, लेकिन बेकी ट्रेविस के बारे में पूछती है और कहती है कि वह उसके बिना नहीं जाएगी। जब कैल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता तो बेकी को शक होता है कि कैल ने ट्रेविस के साथ कुछ गलत किया है और वह गुस्से में अपने भाई से दूर चली जाती है। कैल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रॉस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे सब कुछ पता है, यहाँ तक कि ट्रेविस के साथ क्या हुआ था। कैल भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे नहीं जाने देता और जमीन पर दबोच लेता है। कैल अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे कसकर पकड़े रहता है। इसी समय घास के मैदान में कई लाशें दिखाई देने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रेविस जिंदा होता है और उठकर बेकी को ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसका नाम चिल्लाता है और बेकी भी जवाब देती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। हार मानकर दोनों वहीं घास में लेट जाते हैं और फिर अपने बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं। ट्रेविस कहता है कि उसे खुशी है कि बेकी ने बच्चा रखने का फैसला किया, लेकिन बेकी एक चौंकाने वाला सच बताती है कि वह बच्चा नहीं रखने वाली थी और इसलिए ही वे सैन डिएगो जा रहे थे, जहां एक परिवार इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार था। ये सुनकर ट्रेविस दुखी होता है और कसम खाता है कि वो किसी भी हालत में उन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। तभी रॉस अचानक प्रकट होता है और बेकी पर हमला कर देता है। झगड़े के दौरान बेकी जमीन पर पड़ी वही कैंची पकड़ लेती है जो उसने पहले देखी थी, लेकिन रॉस जल्दी से उसे छीन लेता है। वो बेकी को जमीन पर गिरा देता है और उस पर बुरी नीयत से झुक जाता है, लेकिन इसी संघर्ष में बेकी दोबारा कैंची पकड़ने में कामयाब हो जाती है और रॉस की आंख में गुस्सा देती है। बारिश शुरू हो जाती है और बेकी जितनी तेज दौड़ सकती है उतनी तेज भागने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि चारों तरफ से अजीब तरह के घास इंसान उस पर हमला करने आ रहे हैं। ये सब लोग उसे पकड़कर घास के अंदर खींच ले जाते हैं। कुछ पल बाद बेकी खुद को कीचड़ में पड़ा हुआ पाती है, उसी रहस्यमयी पत्थर के सामने। वो अपना फोन निकालती है और एक कॉल करती है। यही कॉल वे पहले भी सुन चुके थे, जिसमें बेकी रोते हुए कहती है कि कैल को ट्रेविस को चोट नहीं पहुंचाने दे। तभी घास के लोग फिर से लौटते हैं और बेकी को घेर लेते हैं। वो दर्द से चीखने लगती है क्योंकि उसका शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो चुका है। वही डरावने विजन फिर से दिखने लगते हैं और ये पूरा दृश्य उस पत्थर पर बनी रहस्यमयी चित्रकारी से मेल खाता है। बहुत मेहनत और दर्द के बाद बेकी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो बच्ची को देख नहीं पाती। अचानक जमीन हिलने लगती है और पत्थर और उसके बीच एक बड़ी खाई बन जाती है। बेकी खाई के किनारे खड़ी होकर
नीचे देखती है जहां एक पुराना पेड़ है और उसकी शाखाओं से लटके कई लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डर के मारे बेकी चिल्लाती है और पीछे हटती है और फिर थकान से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह पूछती है, बच्चा कहाँ है? चौंकाने वाली बात यह होती है कि कैल उसे जवाब देता है। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है और पानी पिलाता है। उसकी गोद में एक बच्चा भी होता है जिसे वह बेकी को दिखाता है, जिससे बेकी को राहत मिलती है। जैसे ही वह थककर फिर से अपनी आंखें बंद करती है, कैल उसे खाना खिलाने लगता है। बेकी बहुत भूखी होती है, इसलिए वो सब कुछ खा लेती है बिना यह जाने कि वह क्या खा रही है। कैल कहता है कि ये घास और बीज है, लेकिन बेकी को उसका स्वाद कुछ और ही लगता है। कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है कि वह इंसानी मांस खा रही है और उसे एक और बड़ा झटका तब लगता है जब वह समझती है कि कैल असल में रॉस है। उधर ट्रेविस बुरी तरह घायल है, फिर भी वह बेकी को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार वह उसे जमीन पर अकेला पड़ा हुआ पाता है। जब बेकी बच्चे के बारे में पूछती है, ट्रेविस उसके पेट को छूता है और समझ जाता है कि बच्चा अब नहीं रहा। ट्रेविस रो पड़ता है और तभी टोबिन वापस आता है। वह ट्रेविस को बताता है कि रॉस ने सभी को मार डाला है और अब वह कभी नहीं रुकेगा। वह बार बार उन्हें मारता रहेगा। डरे हुए टोबिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ट्रेविस उसे गले लगाकर कहता है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद ट्रेविस जोर से चिल्लाकर रॉस को ललकारता है, क्या तू मुझे मारना चाहता है? तुरंत ही रॉस घास से बाहर आता है और ट्रेविस पर हमला कर देता है। वो उसे हड्डी से मारता है। ट्रेविस जमीन पर गिर पड़ता है। फिर रॉस टोबिन को पकड़ता है और जबरदस्ती उसे पत्थर छूने के लिए ले जाने लगता है। तभी बेकी पीछे से उठती है और रॉस के सिर पर वार करती है, जिससे वह टोबिन को छोड़ देता है और बेकी फिर से गिर जाती है। उसी वक्त ट्रेविस भी उठता है और रॉस पर टूट पड़ता है। वो रॉस का सिर पत्थर से टकराता है और फिर घास से बनी रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। इसके बाद ट्रेविस बेकी को गले लगाता है और रोता है। अब ट्रेविस को समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो पत्थर की ओर बढ़ता है। टोबिन उसे चेतावनी देता है कि अगर वो पत्थर को छू लेगा तो वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन ट्रेविस उसकी बात अनसुनी करके पत्थर को छू लेता है। अचानक पत्थर से लाल रोशनी निकलती है जो पूरे मैदान में फैल जाती है, जैसे किसी श्राप को खत्म कर रही हो। अब ट्रेविस की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो कुछ वैसा ही डरावना लगने लगता है जैसा रॉस हुआ करता था। टोबिन डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेविस उसे रोकता है और कहता है कि वह उसके साथ चले। अब ट्रेविस को सब समझ आ चुका है। रॉस झूठ नहीं बोल रहा था। पत्थर ने सचमुच उसे घास वाले क्षेत्र का ज्ञान दे दिया था। वह टोबिन को घास के मैदान के किनारे तक ले जाता है और कहता है कि तुम बाहर जाओ और बेकी और कैल को रोक दो ताकि वो मैदान में दोबारा ना आए। शायद यही इस चक्र को तोड़ने का तरीका है। फिर ट्रेविस टोबिन को बेकी का हार देता है और उसे बाहर धक्का दे देता है। पल भर में टोबिन चर्च की अटारी में पहुंच जाता है। वह दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है, जहां वो बेकी और कैल की गाड़ी देखता है जो मैदान में जाने ही वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने मदद की आवाज सुनी थी। टोबिन दौड़कर उन्हें रोक लेता है। अजीब बात यह होती है कि घास से उसी की आवाज आ रही होती है। कंफ्यूज कैल फिर भी मैदान की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन टोबिन बेकी से विनती करता है कि वह उसे रोके। टोबिन बेकी को ट्रेविस का दिया हुआ हार दिखाता है और बेकी हैरान रह जाती है जब वह उसे अपने हार से मेल खाता हुआ पाती है। जब टोबिन ट्रेविस का नाम लेता है तो बेकी को आखिरकार विश्वास हो जाता है और वो कैल को रोकती है। बेकी कैल को समझाती है कि अब वहां जाना ठीक नहीं और वे दोनों टोबिन को गाड़ी में बिठा लेते हैं। लेकिन इस बार वे सैन डिएगो नहीं जा रहे, क्योंकि बेकी ने फैसला किया है कि वो अब बच्चा रखेगी। मैदान के अंदर ट्रेविस बेकी की यह बात सुनता है और संतोष के साथ मुस्कुरा देता है। फिर वह घास में लेट जाता है और धीरे धीरे घास उसे ढक लेती है। आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या आप कभी लंबे घास के बीच गए हो या जाना चाहोगे। देखने के लिए धन्यवाद।